गुड मॉर्निंग। आज हम वर्चुअल बेस क्लास के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, ये एक ग्रैंड पेरेंट है, ये आपकी बेस क्लास है और उसको इनहेरिट करके अपन ने दो डाइव क्लासेस बनाई है, B1 और B2, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। अब इन दोनों पेरेंट्स को इनहेरिट करके मैं एक मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ एक और ड्राइव क्लास बनाता हूँ, चाइल्ड। तो उस चाइल्ड के पास चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज पेरेंट 1 की प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज पेरेंट 2 की प्रॉपर्टीज़, बट यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ पेरेंट 1 के थ्रू भी जाएंगी और पेरेंट 2 के थ्रू भी जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज आइदर वाया पेरेंट 1 के थ्रू चाइल्ड के पास पहुँचे या पेरेंट 2 के थ्रू पहुँचे। तो हमने क्या किया, चाइल्ड को ग्रैंड पेरेंट का वर्चुअल बेस क्लास बना दिया। All the public member and protected members of grandparent are inherited into child twice, first via parent 1 and again via parent 2. Therefore, child would have duplicate sets of members inherited from grandparent. This introduces ambiguity and should be avoided. यानी कि जो हमारे पब्लिक मेंबर्स थे या प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे, वो चूँकि अलग अलग ड्राइव क्लासेस बनी हैं उससे दो, अब उन दोनों ड्राइव क्लासेस को हम मल्टीपल इंडेंस के थ्रू एक नई ड्राइव क्लास बना रहे हैं। तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स दोनों जगह से जाएंगे, यानी कि चाइल्ड के पास में डबल सेट ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे। इससे एम्बिग्यूटी पैदा होगी एंड एम्बिग्यूटी को हम अवॉइड करना चाहते हैं। The duplication of inherited members due to the multiple paths can be avoided by making the common base class. तो हम जो ड्राइव क्लास है मल्टीपल की, उसे हम कॉमन कर देंगे ग्रैंड पेरेंट के लिए, और उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन वर्चुअल बेस क्लास। इसको कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है कि क्लास ए है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। क्लास B1 एक नई ड्राइव क्लास बनाई, इसमें हमने वर्चुअल रिजर्व वर्ड को यूज़ किया, वर्चुअल पब्लिक ए। तो यहाँ पे हमने ए को इनहेरिट किया है B1 में। इसी प्रकार से दूसरी क्लास है हमारी ड्राइव क्लास B2, इसमें पब्लिक वर्चुअल ए लिखने का तरीका सेम है, चाहे वर्चुअल के साथ में पब्लिक के मॉडिफायर को लिखें या पहले मॉडिफायर को लिखने के बाद वर्चुअल शब्द को लिखें, बोथ आर सेम थिंग। उसके बाद हम ने एक नई चाइल्ड क्लास बनाई C, जिसमें पब्लिक B1 पब्लिक B2 ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ चाइल्ड क्लास को बनाया। तो यहाँ ये वर्चुअल शब्द लगाने से सुनिश्चित हो गया कि C के पास B1 के और B2 के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन B1 और B2 में जो एक क्लास के मेंबर्स थे वो एक ही थ्रू जाएंगे, या तो B1 के थ्रू या B2 के थ्रू। तो यू कैनॉट हैव डुप्लीकेट सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इन योर ड्राइव क्लास। व्हेन ए क्लास इज मेड ए वर्चुअल बेस क्लास, C++ takes necessary care to see that only one copy of that class inherited। यानी कि जब आपने यहाँ वर्चुअल शब्द का प्रयोग किया है
तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द C++ कंपाइलर कि वो ए के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो एक ही बार ट्रांसफ़र होंगे किसमें, आपकी ड्राइव क्लास के अंदर, आइदर B1 के थ्रू या B2 के थ्रू। अब एक नया एग्जांपल, नई चीज लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Is one that is not used to create objects. An abstract class is designed only to act as a base class to be inherited by other classes. It is design concept in program development and provides a base upon which other classes may be built in. कि यहाँ पे अगर हम कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास को अपन बेस क्लास के रूप में डिफाइन भी करते हैं और उस बेस क्लास के कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, यानी कि हम सिर्फ उस बेस क्लास को इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से उस बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स तो आपके आगे फर्दर इनहेरिट हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर क्लास हम कभी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के काम में नहीं लेंगे, तो उस पर्टिकुलर बेस क्लास को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहेंगे। नाउ कमिंग द नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लासेस। यू नो बेटर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? Constructor, basically it is a function and it is invoked when the object is created. और ये जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के समय कंस्ट्रक्टर के इन्वोक होने का मतलब है कि इस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं at the time of creation object. We did not use them earlier in the derived classes for the sake of simplicity. अभी तक अपन ने जो derived classes बनाई उसमें सिर्फ मेंबर फंक्शंस को अपन ने यूज़ किया, अपन ने कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ नहीं किया बिकॉज उसे हम सिंपल रखना चाहते थे, बट it is not always the same case. The important thing is that as long as no base class constructor takes any argument, the derived class need not have a constructor function. अगर हमारी बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद है और वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर मौजूद हो। यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा इफ वी हैवंट रिटन ए सिंगल कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन आवर बेस क्लास टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, तो ड्राइव क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। However, if any base class contains a constructor with one or more arguments, अगर हमारी बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर के साथ में एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, दो आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं,
उस केस में मैंडेटरी है कि ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और ये कंस्ट्रक्टर कैसा काम करना चाहिए, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज पास करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। रिमेंबर, while applying inheritance we usually create objects using the derived class. Of course, हम ड्राइव क्लास के जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस के कारण ही जो बनी है। Thus it makes sense for the derived class to pass constructor arguments to the base class constructor. यानी कि ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक होगा, क्योंकि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए ही उसे इन्वोक किया जाएगा। और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को ले लेगा जो आर्ग्यूमेंट्स उसे बाहर से मिले हैं। तो ये सबसे पहले उन आर्ग्यूमेंट्स को बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को रवाना करेगा या पास करेगा जो बेस क्लास के आर्ग्यूमेंट्स है कंस्ट्रक्टर के, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स बच जाते हैं उनके जरिए वो ड्राइव क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा, और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। द ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज to receive all the arguments from the outside world and pass it to the base class constructor so that base class constructor can initialize the members of base class. When both the derived and base classes contain constructor, the base constructor is executed first and then the constructor in the derived class is executed. Of course, अगर हमारे पास दोनों जगह कंस्ट्रक्टर हैं, बेस में भी एज वेल एज ड्राइव में भी, तो सबसे पहले बेस का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड आफ्टरवर्ड्स ड्राइव्ड का होगा। In case of multiple inheritance, the base classes are constructed in order in which they appear in the declaration of the derived class. कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो जिस ऑर्डर में उन क्लासेस को इनहेरिट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक B1 और उसके बाद B2, तो पहले B1 को किया है, बाद में B2 को किया है। तो C क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले B1 के कंस्ट्रक्टर को पास करेगा, फिर B2 के कंस्ट्रक्टर को पास करेगा, और फिर खुद के कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम करेगा। Since the derived class take the responsibility of supplying initial values to its base classes, we supply the initial values that are required by all the classes together when a derived class object is declared. इसलिए जब भी हमको ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उस समय हम ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो, और साथ में इसी की बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो, उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ सप्लाई करेंगे। How are they passed to the base class constructor so that they can do their job? अब बात आती है कि किस प्रकार से ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को संपर्क करेगा। It supports a special argument passing mechanism for such situations. इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म तैयार किया गया है C++ में, जिसके जरिए आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे। The constructor of the derived class receives the entire list of values as its argument and passes them onto the base constructor in order in which they are declared
इन द ड्राइव क्लास। तो जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो एंटायर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपने साथ रखेगा और बेस क्लास के आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा। द बेस कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द ड्राइव कंस्ट्रक्टर। निश्चित रूप से बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करेगा। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले अपने मेंबर्स को वैल्यू डिक्लेयर करेगा और उसके बाद ड्राइव का काम करेगा। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ड्राइव्ड कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2 डॉट 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 लिस्ट n and ARG list ड्राइव क्लास सबसे पहले बेस 1 ARG लिस्ट 1, बेस 2 ARG लिस्ट 2 डॉट 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 बेस n ARG लिस्ट n कॉमा बेस ऑन बॉडी ऑफ ड्राइव कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्लास का ब्रेस क्लोज। तो यहां जो हमारी हेडर लाइन है, इस हेडर लाइन में जो ड्राइव कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके दो पार्ट है, सेपरेटेड बाय कॉलन साइन। The first part provides the declaration of the argument that are passed to the drive constructor, and the second part lists the function calls to the base constructors. यहाँ पे ये कॉलम साइन है। तो ड्राइव कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले बेस 1 के आर्ग्यूमेंट्स, बेस 2 के आर्ग्यूमेंट्स, और अगर कोई तीसरी क्लास हो तो उसके भी इस तरह से आर्ग्यूमेंट लिस्ट 10, और फाइनली इस ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद कॉलन साइन, बेस 1 कंस्ट्रक्टर का नाम पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट लिस्ट, बेस 2 के कंस्ट्रक्टर का नाम आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो। इस प्रकार से कॉमा लगा लगा के उन तमाम क्लासेस के कंस्ट्रक्टर के नाम और पैरेंथेसिस में उनके आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद ब्रेस ओपन करके बॉडी ऑफ द ड्राइव कंस्ट्रक्टर को हम लिखेंगे। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं।
उस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। डी INT A1 INT A2 float B1 float B2 INT D1 colon sign A1 comma A2 comma B1 कॉमा B2, उसके बाद ब्रेस ओपन, D बराबर D1। देखिए जो यहाँ पे अपन ने कंस्ट्रक्टर लिखा किसमें, ड्राइव क्लास में, उसकी शक्ल इस तरह से बनी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। डी इज द ड्राइव क्लास नेम, तो कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑल्सो डी। यहाँ पे अपन ने A1 A2 ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो किसी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को मिलेंगे, B1 B2 जो दूसरी क्लास के बेस कंस्ट्रक्टर को मिलेंगे, और D1 इसके स्वयं का है। तो सबसे पहले बेस क्लास A के कंस्ट्रक्टर का नाम A, पैरेंथेसिस में उसके आर्ग्यूमेंट्स A1 A2। उसके बाद दूसरी बेस क्लास है B, उसके आर्ग्यूमेंट्स B1 B2, ब्रेस ओपन, D बराबर D1। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं और जब हम इस D क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। इन्वोक होते ही सबसे पहले ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपसे लेगा, यानी क्रिएशन के समय आपको 5 वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेंगी। डी OBJD पैरेंथेसिस में 5 वैल्यूज 12 17 2.5 3.5 और 17। अगर हमने कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया है, क्लियर, तो बेसिकली इट इज ए ड्राइव क्लास, इट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डी के पास 5 वैल्यूज है, तो 12 बेसिकली किसके पास है, ये A1 के पास, 17 A2 के पास, 2.5 B1 के पास, 3.5 B2 के पास एंड 17 किसके पास, D1 के पास। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, A इसके जो खुद के मेंबर्स हैं उनको ये वैल्यू असाइन कर देगा A1 और A2 के मार्फत। इसी प्रकार से B के जो दो मेंबर्स हैं B1 और B2 के जरिए ये वैल्यू असाइन हो जाएंगी। अब बचा कौन सा, 17, तो वो किसको मिल जाएगा, D को मिल जाएगा। यानी कि C का एक ही मेंबर है D, उसको D1 असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि D के अंदर A को भी इनिशियलाइजेशन मिल गया, A के मेंबर्स के को इनिशियलाइजेशन मिल गया, B के मेंबर्स को भी इनिशियलाइजेशन मिल गया और D के मेंबर को भी मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्टर वाला पोर्शन जो था उसका इंट्रोडक्शन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कल एक लाइव एग्जांपल लेंगे, उस लाइव एग्जांपल के थ्रू किस प्रकार से प्रोग्रामिंग में इन कंस्ट्रक्टर्स का हम यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।